बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम सबक आराम व सुकून जो कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है उसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे। आज हम सबक के पहले निस्फ हिस्से की बुलंद ख़्वानी के साथ साथ वजाहत करेंगे और इसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। जी तो बच्चों, सामने आप जैसा कि देख सकते हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज की फाइल फोटो। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की चंद मशहूर किताबों का जिक्र करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले उनके मशहूर स्केचेस जो कि चचा छकन के नाम से शाया हुए। इसके अलावा उनका मशहूर ज़माना ड्रामा जो कि 1932 में अनारकली के नाम से शाया हुआ, और इसके अलावा बच्चों के ड्रामे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक आराम व सुकून जिसके मुसन्निफ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं, सिनफ नस्र के एतबार से ड्रामा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा असल में यूनानी लफ्ज से माखूज है जिसके मानी है करके दिखाना। ड्रामा भी असल में एक कहानी ही होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकतों सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि ड्रामा पढ़ने की चीज नहीं बल्कि पेश करने की चीज है तो बेजाना होगा। लिहाजा ड्रामे में स्टेज, अदाकारों और मुकालमों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहा जाता है। चूंकि मुकालमे ड्रामे की जान है, मुकालमे के बगैर ड्रामा अधूरा है। लिहाजा मुकालमे की ड्रामे में क्या अहमियत है, इस चीज को समझे बगैर हम सबक की रीडिंग का आगाज नहीं कर सकते। मुकालमा जैसे कि आपने ग्रेड 6, 7, 8 में भी मुकालमे पढ़े, तो मुकालमा असल में बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख्यालात, जज्बात और तसुरात पहुंचाते हैं। मुकालमा जैसे कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, अभी मैंने जिक्र किया, आपने देखा होगा कि मुकालमा हमेशा एक खास मौजू पर होता है। मुकालमा जो है वो असल में तो अपनी माहियत के एतबार से, अपनी असल के एतबार से जुबानी होता है, क्योंकि दो अशखास की, दो लोगों की जो गुफ्तगू होती है उसे मुकालमा कहते हैं। लेकिन इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है, जैसे कि आप ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा और अगली क्लासेस में अभी आप मुकालमे लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लिहाजा मुकालमा असल में तो फितरी, नेचुरल एक बातचीत है, मगर जब ये लिखा जाता है और फर्जी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, तो फिर मुकालमा एक हद तक मसनूई हो जाता है। इस चीज को आप इस तरह से समझेंगे कि जैसे आप दो दोस्तें या आप टीचर के साथ बात करते हैं, तो कोई भी दो लोग जब बात करते हैं जुबानी तौर पर, तो वो एक मुकालमा होता है। तो अपने असल के एतबार से तो मुकालमा जुबानी होता है, लेकिन जब आप उसको तहरीरी तौर पर लिखते हैं, तो फिर आप दो लोगों को अज्यूम करके, जैसे कि आप मरीज और तबीब के दरमियान, दो गाहकों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, तो उस वक्त आप दो किरदारों को फर्ज करके, अज्यूम करके मुकालमा लिखते हैं। जब आप मुकालमे को तहरीरी शक्ल में लिखेंगे तो वो मुकालमा फर्जी हो जाता है और मसनूई होता है। ताहम अच्छा मुकालमा वही होता है जिसमें मुकालमे के जो कैरेक्टर होते हैं, जो मुकालमे के किरदार होते हैं, वो अपनी ज़हनी सतह, अपने जो जिस स्टेटस से वो ताल्लुक रखते हैं, तबकाती एहसास और अपने इल्म और मर्तबे के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू करते दिखाए जाएं। जैसे कि अगर आपने एक दोस्त, दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू, या आपने एक तालिब इल्म और टीचर के दरमियान जो है वो मुकालमा लिखा है, तो उसमें तालिब इल्म के डायलॉग जो है वो तालिब इल्म के लेवल के होने चाहिए, और टीचर के डायलॉग आप टीचर के लेवल के लिखेंगे। और मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात निकलती जाए। उसमें आपको डायलॉग्स, जो मुकालमे के अल्फाज हैं,
या जो मुकालमे में बार बार एक ही बात को दोहराने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। और अच्छा मुकालमा वो होता है जो कि रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है और जो रोजमर्रा और मुहावरे के मुताबिक हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे मुसन्निफ की तारुफ की तरफ। सैयद इम्तियाज अली ताज लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद मौलवी मुमताज अली को शमसुल उलमा का खिताब मिला। ये आपने जो अहम पॉइंट्स हैं वो साथ साथ अंडरलाइन करने हैं। सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद को शमसुल उलमा का खिताब मिला। इम्तियाज अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मुनफरिद अंग्रेजी ड्रामों के तराजिम करके स्टेज पर पेश किए। 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। इनके मज़ाहिया स्केच, जैसा कि अभी आपने इनके मज़ाहिया स्केचेस का मजमूआ देखा, चचा छकन के नाम से शाया हुए और बहुत मकबूल हुए। रसाला, तहजीब निस्वां और फूल के मदीर रहे। ये सब पॉइंट्स आपने याद रखना है कि उनका मशहूर ज़माना ड्रामा किस सन में शाया हुआ, उनके स्केचेस चचा छकन के नाम से शाया हुए, और जो रसाला जो जिन रसालों के वो मदीर रहे उनका नाम तहजीब निस्वां और फूल है। रेडियो पाकिस्तान रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे। बहुत सी फिल्मी कहानियां भी इनकी तहरीर करता है। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में इनको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ये भी आपने याद रखना है कि उनकी वफात कैसे हुई। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियां मौजूद थी। ये अब आपका क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि इम्तियाज अली ताज के ड्रामों की खूबियां क्या थी या उनकी खसूसियात क्या हैं, तो उसके लिए ये पैराग्राफ है। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसान कहते हैं जुबान को, यानी ज़बान बयान की तमाम खूबियां मौजूद हैं। इनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ है। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीके से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि वो कारी पढ़ने वाला कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। यानी मामूली अल्फाज को भी सैयद इम्तियाज अली ताज इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करने का फन जानते थे कि पढ़ने वाले के जहन पर वो तहरीर अपना गहरा असर छोड़ जाती है। उनके ड्रामों की जुबान सलीस मीन सादा और आसान और रवां है। इम्तियाज अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फनी मुहारत का सबूत देते हैं। यानी इम्तियाज अली ताज के जो ड्रामों के कैरेक्टर हैं उनको जाहिर है वो उनके खुद तख्लीक करदा होते हैं, वो फर्जी किरदार होते हैं। तो उन किरदारों की बनावट में उन किरदारों को लिखते हुए वो बहुत फनी मुहारत का सबूत देते हैं। यानी कि पढ़ने वाले की या कारी की दिमाग को जहन में रखते हुए कि वो किरदार आपको फर्जी नहीं बल्कि चलते फिरते अपने सामने बातें करते हुए नजर आते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तज्जिए के साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। वो महज कठपुतली नहीं होते, यानी जो कि आपको बिल्कुल मसनूई लगे, बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रक होते हैं। ये खास तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि इम्तियाज अली ताज के किरदारों की खूबियां बयान करें। इम्तियाज अली ताज तो उसका ये एक यानी जवाब है कि वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तज़किये के साथ आगे बढ़ाते हैं। वो महज कठपुतली नहीं होते बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रक होते हैं। मुतहर्रक यानी हरकत करते हुए आपको दिखाई देते हैं अपने सामने। यानी जब आप उनका ड्रामा पढ़ते हैं तो आपको उनके किरदार अपने सामने बातें करते चलते फिरते हुए महसूस होते हैं। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार इसके मुकालमों पर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायलॉग्स जो मुकालमे होते हैं वो किसी ड्रामे की जान होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुकालमा निगारी इसको समझने के लिए एक आसान सी बात, जैसा कि आप टीवी पे ड्रामास देखते हैं तो जाहिर है आप वो ड्रामे को ज्यादा पसंद करते हैं कि जिसके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। डायलॉग्स की वजह से ही आप कोई ड्रामा आपका पसंदीदा या नापसंदीदा होता है।
यही वजह है कि उन्होंने मुकालमा निगारी की तरफ खसूसी तवज्जो दी है। इनके यहाँ जज्बात निगारी की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं जो उर्दू के ड्रामाई अदब में बहुत कम दस्तयाब हैं। यानी ड्रामा लिखने वालों में बहुत कम ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि हमें सैयद इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में, उनकी तहरीरों में नजर आती हैं। इनका एक मारूफ मशहूर ड्रामा आराम सुकून इसकी वाज़ह मिसाल है कि उनके मज़ाह में कोई तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता। अभी ये जो आपके सिलेबस में ड्रामा आराम सुकून शामिल किया गया है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक मज़ाक में भी उन्होंने आपको एक मैसेज दिया है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हर सबक के पढ़ने का कुछ ना कुछ मकसद होता है और कहीं भी आपको इसमें किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़, तसन्नो या कोई मुश्किल ज़ुबान नज़र नहीं आएगी, बल्कि उन्होंने बहुत ही सादा लफ्ज़ों से तहरीर में मज़ाह भी पैदा किया है और सादा लफ्ज़ों में उसमें दिलचस्पी भी पैदा की है। बस उन्होंने मामूल के वाक़यात और किरदारों के सीधे सादे मुकालमों से मज़ाह पैदा किया है। अभी आप जो ड्रामा पढ़ेंगे ये बिल्कुल हकीकत से बहुत करीब है और ये ऐसे किरदार हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और ज़ुबान भी जो उन्होंने इस्तेमाल की है, कोई ऐसी ज़ुबान नहीं कि जिसमें किसी न कोई ऐसा लफ़्ज़ हो जिससे आप फ़ेमिलियर ना हो और कोई मुश्किल अंदाज़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया। उसमें कुछ मुश्किल मानी हैं, कुछ अल्फाज हैं, उनके मानी पर हम एक नज़र डालेंगे। थकान, जिसको कि आप आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में थकान बोलते हैं कि मुझे थकान हो गई। थकान, थकान, थकावट। तरद्दुद, अंदेशा, परेशानी। हरारत, बुखार। गालबन, शायद। उलझन, परेशानी। मुतलिक, बिल्कुल, कतई। गुल, शोर। ये गुल का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपने इसको जहन में रखना है, जिसको आप बोलते हैं शोर व गुल। असाब, पट्ठे। कवाड़, दरवाजा। मुकव्वी, ताकतवर। कसर रह जाना, कमी रह जाना। सदा, जिसे आप कहते हैं फकीर ने सदा लगाई, आवाज। बेढंगा, बेतरतीब। जिच होना, तंग होना। चुप के पड़े रहना, इसको आप अगर दिमाग में इस तरह से बिठाएंगे, चुप के पड़े रहना यानी चुप करके पड़े रहना, खामोशी से लेटे रहना। बौखलाना, घबरा जाना। बहरा, जो सुन ना सके। अलील, बीमार। सर पर सवार होना, किसी के सर पर मुसल्लत होना। दम उलझना, जैसे बोलते हैं शोर सुन के मेरा दम उलझने लगता है, तंग होना। ताकीद करना, किसी काम पर जोर देना। तकवीयत बख्शना, ताकत देना। बदतहजीब, बदतमीज। नगमा सराई करना, गाने गाना। चिढ़ जाना, गुस्से में आ जाना। कम बख्त, कम बख्त वाला यानी कि बदकिस्मत। बख्त कहते हैं किस्मत को। नसीबे दुश्मना, दुश्मनों को नसीब हो। सेहत से हाथ धो बैठना, बीमार हो जाना। मुजर कहते हैं ना, मुजरे सेहत, नुकसानदेह। कराहना, दर्द से आहें भरना। यक लख्त, फौरन। खोखलाना, घबराना। सक्का, माशकी, पानी लाने वाला। पानी पुराने जमाने में घरों में इस तरह से पानी का सिस्टम नहीं होता था कि हर घर में पानी अवेलेबल नहीं होता था, बल्कि लेदर के बैग में या घड़ों में पानी भर के तो माशकी यानी पानी भरने वाला घर घर पानी दे के जाता था, तो जो पानी घर घर पहुंचाता था उसको कहते थे सक्का। जी तो बच्चों, अब हम सबक की रीडिंग की तरफ आएंगे। उम्मीद है आप बच्चों को मुसन्नफ का तारुफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब तक आप समझ चुके होंगे कि सिंध ड्रामा किसे कहते हैं और मुकालमे की ड्रामे में क्या अहमियत है।
आज के लेक्चर में हम सबक के निस्फ हिस्से की पढ़ाई करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबक आराम और सुकून। डॉक्टर, अब आप देखें कि ये ड्रामा जो है ये सारे का सारा मुकालमों पर बेस्ड है। डॉक्टर, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। तरद्दुद की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकन की वजह से। मुश्किल अल्फाज आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर गालबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। ड्रामे का आगाज होता है कि बेगम साहिबा डॉक्टर को बुलाती हैं क्योंकि उनके शोहर की तबीयत खराब है और उनको मामूली हरारत, जिससे कि जैसे जिसका मीनिंग आपने पढ़ा बुखार, लेकिन ड्रामे में आपके सबक में हरारत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मामूली हरारत होगी जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। तो यहाँ से ड्रामे का आगाज होता है। मैं डायलॉग दोबारा पढ़ूंगी। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, जिसको आप इंग्लिश में चेकअप कहते हैं। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन बहुत ज्यादा काम करते हैं। बीवी, डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जी तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मियाँ जो है वो कितने बजे दफ्तर जाते थे और कितने बजे वापस आते थे। लिहाजा आपने खास तौर पर याद रखना है कि मियाँ 10 बजे दफ्तर जाया करते थे और शाम 7 बजे वापस आया करते थे। डॉक्टर, जभी तो मेरे ख्याल में, जभी तो उसे मुराद यहाँ है इसीलिए, मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी, बीसियों मर्तबा कह चुकी हूँ, ये लफ्ज है बेटा बीसियों। बीसियों से मुराद कई मर्तबा। बीसियों मर्तबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, यानी बीमार हो जाओगे। मगर खाक असर नहीं होता, खाक असर नहीं होता, जरा बराबर असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है, यानी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, हर रोज थोड़ा थोड़ा आराम और सुकून के लिए वक्त हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये लाइन भी खास तौर पे आपने याद रखनी है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा अगर आराम और सुकून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। बीवी, ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ, हूँ। डॉक्टर, जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो। डॉक्टर, जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी, और दवा किस किस वक्त देनी है। डॉक्टर कहता है, जी नहीं, दवा की मुतलिक जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिएगा। गजा जो भी देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर, तो फिर इजाजत। बीवी, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी, ऊंची आवाज से पुकार कर, अरे लल्लू, आपने अब याद रखना है कि नौकर का नाम लल्लू था। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर, एक बात अर्ज करूं, एक बात
बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मुलाजिम का नाम लल्लू था। डॉक्टर, एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिब, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। आसाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि मुज़र के मीनिंग है नुकसान, नुकसानदेह। खामोशी आसाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। तकवीयत, ताकत। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर नहीं मारेगा। मुलाजिम आता है, लल्लू, हजूर, डॉक्टर, उठा लो ये बैग। तो आदाब, डॉक्टर इजाजत चाहता है, क्या मुझे इजाजत दीजिए। बीवी कहती है, आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं। बीवी करीब आकर कहती है, मैंने कहा सो गए क्या। मियाँ कहता है, हूँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ हूँ। चुपका, चुप करके, यानी वैसे ही मियाँ कहता है कि नहीं, मैं सो नहीं रहा, ऐसे ही खामोशी से सुकून के लिए लेटा हुआ था। बीवी, बस बस, बस बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम सुकून से गुजारे, समझ गए ना। मियाँ, हूँ, कराहता है। बीवी, क्यों बदन टूट रहा है क्या। मियाँ, हूँ। बीवी, कहो तो दबा दूं। मियाँ, हूँ। ये हूँ यहाँ कराहने के मानी में आता है, या मियाँ नकाहत की आवाज में कमजोरी के बायस बस हूँ कह के जवाब दे के गुजारा कर रहा है। बीवी, कहो तो दबा दूं। मियाँ, हूँ। बीवी, सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं। मियाँ, अच्छी बात, कराहता है। बीवी, अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो, यानी बीवी सवालिया अंदाज में पूछती है कि मैं तो कमरे से जा रही हूँ और अगर आपको पीछे से किसी चीज की जरूरत हुई तो। अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। बीवी कहती है कि मैं बुलाने के लिए आपके पास घंटी रख जाती हूँ। घंटी कहाँ गई। ये बेटा आपने घंटी के बारे में गौर से पढ़ना है। ये जो इसके बारे में क्वेश्चन है कि पहले घंटी कहाँ पड़ी थी और फिर मेज से उठाकर किसने घंटी रखी, कहाँ रखी, तो ये सारी सिचुएशन को आपने बड़े गौर से पढ़ना है। घंटी कहाँ गई। रात मैंने यहाँ मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने, यानी अब भी मेज पर घंटी रात को किसने रखी थी, बीवी ने रखी थी। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि घंटी रात को बीवी खुद पूछ रही है ना कि रात मैंने यहाँ मेज पर घंटी रखी थी, वो कहाँ गई। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उलट पुलट करता है। फिर कुंडी की आवाज आती है, कौन है ये नामुराद। अरे लल्लू, देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है। लल्लू दूर से, सक्का है बीवी जी, यानी पानी भरने वाला जो पानी देने के लिए डेली आता है। तो मुलाजम बोलता है कि पानी दरवाजे पर सक्का है बीवी जी। बीवी जी बेगम साहिबा को कहता है वो। यहाँ बीवी जी से मुराद बेगम साहिबा है। बीवी, सक्का, घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारों को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरो गुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को बीसियों मर्तबा कहला चुकी हूँ। ये दूसरी मर्तबा बीसियों का लफ्ज यूज हुआ है।
میں نامراد کو 20 مرتبہ، یہاں ایک چیز آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ بار بار وہ جو ملازم کو بلاتی ہے تو نامراد، ویسے تو نامراد کا مطلب ہے جس کی مراد نہ پوری ہو، یہ مطلب یہ ویسے ایک تکیہ کلام کے طور پہ وہ بار بار اس کو بولتی ہے. میں نامراد کو 20 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ کہلا چکی ہوں، یعنی ملازم کے تھرو اسے وہ پیغام دے چکی ہیں پہلے بار بار کہ ہمیشہ وہ صبح سویرے آ کر پانی بھر جایا کرے، کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کان پر جوں نہیں رینگتی، یعنی اس کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا. کان پر جوں نہ رینگنا محاورہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا بچوں کو، یہ محاورہ ہے کان پر جوں نہ رینگنا. میاں، ارے بھائی اب بخشو اسے. میاں تنگ آ کے کہتا ہے، کیونکہ میاں کو آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چلانے کے شور سے تنگ آ کر وہ کہتا ہے ارے بھائی بخشو اسے. بیوی، بخشو کیسے؟ ذرا طرح دو تو، یعنی یہاں پہ طرح کا مطلب آپ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں اس طرح اس طرح، یہاں پہ طرح کا مطلب ہے ذرا ڈھیل دو تو. ذرا ڈھیل دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. میاں، اب وہ بیچارہ کیونکہ پہلے ہی کمزوری اور نکاہت فیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کراہتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہوں کا لفظ لکھ کے آگے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے انورٹڈ کوماز میں کہ میاں کراہتا ہے. بیوی، کیوں؟ زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ بیوی میاں کے کراہنے کی آواز سن کے کہتی کہ کیا آپ کو زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں کہتا ہے ہوں. بیوی، للو سے کہو، للو سے کہوں آ کر دبا دے، یعنی یہ کہو نہیں کہوں ہے، یعنی بیوی میاں کو کہہ رہی ہے کہ میں ملازم سے کہوں کہ وہ آ کے آپ کو دبا دے. میاں ہوں. بیوی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں رہنے دو. بیوی، یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے. آپ سے آپ آگے یہاں وہ گھنٹی کے بارے میں کہہ رہی ہے. اب آپ نے، میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گھنٹی میز پر کس نے رکھی تھی، تو وہ بیوی نے رکھی تھی. اور بعد میں گھنٹی کہاں سے ملی؟ انگیٹھی سے ملی. یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے. آپ سے آپ آ گئی، یہاں پاؤں تھے اس کے. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. تو انگیٹھی پر گھنٹی کس نے رکھی؟ للو نے. کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہنے دے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے. للو، ارے للو. میاں، ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو. گھنٹی، یہاں غل کا مطلب ہے شور. گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. اب یہاں پر میں نے جان بوجھ کے مینشن کیا تھا کہ گھنٹی جو ہے وہ ملازم نے انگیٹھی پر رکھی، تاکہ آپ کو یہاں یہ احساس ہو کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ اس پوائنٹ کو اگلی لائن میں آ کے میاں نے کلیئر کر دیا کہ گھنٹی جو ہے وہ انگیٹھی پر ملازم نے نہیں بلکہ میاں بتاتا ہے کہ وہ رات کو میں نے خود اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی. اب یہاں پر میں دوبارہ کلیئر کرتی چلوں کہ میز پر رات کو گھنٹی بیوی نے رکھی تھی اور میز سے گھنٹی اٹھا کر انگیٹھی پر میاں نے رکھی. یہ بات آپ نے کلیئرلی اپنے دماغ میں بٹھانی ہے. گھنٹی رات میں نے خود میز پر اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی ہوں. تو بچوں، آج ہم نے سبق کے پہلے نصف حصے کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کو خط کشید کیا، ان کے معنی میں نے آپ کو پڑھائے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈرامہ اور مکالمہ کے بارے میں بھی سمجھایا. مصنف کا تعارف ہم نے مختصراً پڑھا. تو امید ہے آپ سب بچوں کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ سب بچے بار بار سبق کی اچھے سے ریڈنگ کریں اور جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں. اوکے بچوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.